आप जानते हैं कि इन दिनों हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत, जो कि आपके विज्ञान विषय का एक भाग है, उसके अंतर्गत कक्षा 9 में कार्य तथा ऊर्जा नामक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। और इससे पिछली जो कक्षा हुई थी उसमें हमने ऊर्जा क्या है इसको समझा था। ऊर्जा के विभिन्न रूपों पर हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा को समझा था। आज स्थितिज ऊर्जा से ही बात आगे बढ़ाते हुए हम ऊर्जा के कुछ अन्य रूपों को भी समझेंगे। ऊर्जा स्थानांतरण के जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है उस पर बात करेंगे, ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रियाओं को समझेंगे, और यदि समय बचा तो कुछ आंकिक प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। गतिज ऊर्जा क्या है? गतिमान वस्तुओं में निहित जो ऊर्जा है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा के लिए जो हमारा सूत्र आया था वो आया था E k = ½ mv²। इस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी हमने हल किए थे कि गतिज ऊर्जा को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हमने स्थितिज ऊर्जा पर बात की थी। स्थितिज ऊर्जा हमने क्या देखा था कि स्थितिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में किए गए परिवर्तन के कारण जो वस्तु को ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और ये ऊर्जा जो है स्थिर वस्तुओं में विद्यमान होती है। कुछ उदाहरण भी मैंने दिए थे, जैसे तना हुआ धनुष, खींचा हुआ स्लिंग की जो स्प्रिंग होता है, यानी तना हुआ स्प्रिंग, चाबी भरा हुआ खिलौना होता है, ऊंचाई पर रखी हुई कोई वस्तु है, इन सब में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अभी हम बात करेंगे कि यदि कोई वस्तु ऊंचाई पर रखी हुई है तो उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, या किसी वस्तु को ऊंचाई तक लाया जाता है किसी वस्तु को धरती से ऊंचाई पर लाने के पश्चात, या सीधे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, स्थितिज ऊर्जा के बारे में जैसे कि हम पहले भी विचार कर चुके हैं कि स्थितिज ऊर्जा होती क्या है? वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण उसको प्राप्त होने वाली ऊर्जा। और ये ऊर्जा उसको कहां से प्राप्त होती है? वास्तव में जब हम वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन कर रहे हो तो जो किया गया कार्य है, उसमें किया गया कार्य, यही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है इस स्थिति में। तो इस तथ्य को हम, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसके अगर हम किए गए कार्य की गणना कर लें तो हम स्थितिज ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है? m द्रव्यमान है, और इस वस्तु को पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाकर रख दिया जाता है, और हमें गणना करनी है कि इस ऊंचाई पर इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे? किया गया कार्य निकालेंगे। किया गया कार्य, कार्य की परिभाषा और सूत्र और कार्य के बारे में पूरा विस्तृत अध्ययन हम कर चुके हैं। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। अब इस वस्तु को जो हम उठा रहे हैं धरती के तल से, पृथ्वी तल से उठा रहे हैं, तो हमें कितना बल लगाना पड़ रहा होगा? वो बल क्या होगा? द्रव्यमान गुणा त्वरण, इंटू विस्थापन
तो हम जानते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान हमने क्या लिया है, m लिया है। त्वरण जो यहाँ पे लग रहा है वस्तु के जिसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं वो गुरुत्व त्वरण g है, और विस्थापन कितना हो रहा है वस्तु का, h ऊंचाई तक उसको लगाना तो mgh। और यही किया गया कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी वस्तु की, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी यानी ईपी से प्रदर्शित करते हैं, वो बराबर हो जाएगी mgh। तो ये व्यंजक हमें मिला, ये सूत्र हमें मिला किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के लिए। यानी अगर h ऊंचाई पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है तो उस m द्रव्यमान की वस्तु की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो हो जाएगी m गुणा g इंटू h, यानी द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण गुणा उसकी ऊंचाई। ऊंचाई कहां से, पृथ्वी तल से ऊंचाई। तो वस्तुओं में कितनी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित है उसकी गणना हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इस पर आधारित इसे और अधिक समझने के लिए हम आंकिक प्रश्न का सहारा लेंगे, या इस पर आधारित आंकिक प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न आपका इस प्रकार कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो देखिए अभी हमने क्या देखा कि स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। यहां पे m क्या है, द्रव्यमान, g गुरुत्व त्वरण और h ऊंचाई है। इसी को लेते हुए हम निकाल सकते हैं कि यहां में जो दिया है, देखिए क्या क्या दिया है, m दे दिया हमें कितना 10 किलोग्राम, और h का मान दिया है 6 मीटर, गुरुत्व त्वरण g का मान हमें पता होता है कि 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अभी हमने लिखा था कि E जो होगा पोटेंशियल एनर्जी EP वो हो जाएगी mgh, यानी कि 10 गुणा 9.8 गुणा h 6, इसको हम गुणा कर लेंगे। सिक्स से हमने मल्टीप्लाई किया 9.8 को तो 58.8 आता है, और इंटू 10 यानी वो पॉइंट पे हट जाएगा तो 588 जूल जो है हमारी यहां पे स्थितिज ऊर्जा निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा की गणना कैसे की जा सकती है यदि हमें द्रव्यमान पता है और वस्तु की ऊंचाई पता है। और इससे एक तथ्य और भी निकल के आता है कि ऊंचाई पे अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उस ऊंचाई पर और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अब हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि ऊर्जा के और कुछ रूप, क्योंकि अभी तक हमने ऊर्जा के जो रूप पढ़े वो पढ़े दो रूप, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा के विभिन्न रूप। तो देखिए अभी जो हमारे इस पाठ्यक्रम में विस्तार से थे उनको हमने पढ़ा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, इसके अलावा क्या ऊर्जा के और रूप भी होते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, ऊर्जा के अन्य भी बहुत सारे रूप होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं, कुछ प्रमुख रूपों की चर्चा मैं यहां पे कर रहा हूं। इनका विस्तृत अध्ययन आप अगली कक्षाओं में करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ऊष्मीय ऊर्जा,
उसमें ऊर्जा जो गर्मी हीट है, हीट भी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। उसमें ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, जो हमारे पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों के अंदर जो ऊर्जा विद्यमान होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे भोजन है हमारा, गाड़ी के लिए पेट्रोल है, ईंधन के लिए कोयला है, इन सब में क्या होगा, ये सारे क्या हैं, रासायनिक पदार्थ हैं किसी न किसी रूप में। तो इन पदार्थों में जो निहित ऊर्जा होती है उसको हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा, इसका प्रयोग तो आप करते ही हैं अपने घरों में, जो विद्युत उपकरणों को चलाने के काम में आती है, विद्युत ऊर्जा होती है। चुंबकीय ऊर्जा को हम चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक के भीतर जो ऊर्जा होती है उसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। प्रकाश, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसके बिना किसी भी चीज को देखना संभव नहीं है, ये भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा। और जो मैं बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं, यानी ध्वनि, ध्वनि भी ऊर्जा का एक रूप है। तो ये ऊर्जा के कुछ विभिन्न महत्वपूर्ण रूप, जो मेन रूप हैं, कुछ महत्वपूर्ण रूप हैं, वो यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इनको आप समझ सकते हैं। और इनका अगली कक्षा में हम विस्तृत रूप से अध्ययन भी करेंगे। अभी केवल हमें यह समझना है कि ऊर्जा जो है विभिन्न रूपों में पाई जाती है, जिनमें से कुछ प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं, जो कि क्या है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा आदि। अब इनकी चर्चा करने का मतलब क्या था? इनका मतलब यह था कि ये रूप जो हैं परिवर्तनशील होते हैं, यानी इनका रूपांतरण होता है। ऊर्जा जो है रूप बदलती है। जब भी कोई घटना या प्रक्रिया होती है तो ऊर्जा क्या करती है, अपना रूप बदलती है, जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा के रूपांतरण का मतलब हुआ कि ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना। और जितनी भी विभिन्न परिघटनाएं होती हैं, जितनी घटनाएं होती हैं या कोई कार्य किया जाता है, तो उसमें ऊर्जा का क्या होता है, रूप ही बदलता है। जैसे हम उदाहरण लें कि आपने क्या किया, बिजली के बल्ब को जलाया। क्या करते हैं हम, बिजली के बल्ब को जलाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब को कौन सी ऊर्जा दी जाती है? आप जानते हैं बिना लाइट के, जिसको आप लाइट बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी है, यानी विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा बल्ब को मिली और विद्युत ऊर्जा को इस बल्ब ने बदल दिया किसमें? बल्ब हमें क्या देता है, प्रकाश देता है। गर्म भी हो जाता है, थोड़ी बहुत गर्मी भी होती है। तो उसमें ऊर्जा भी उससे मिल रही है। यानी हमने देखा कि बिजली के बल्ब के जलने की जो घटना है, यह जो प्रक्रिया है, इसमें ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, यानी ऊर्जा बदल रही है एक रूप से दूसरे रूप में। और कौन सी ऊर्जा किस में बदल रही है? विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रकाश ऊर्जा और उसमें ऊर्जा में बदल रही है। इसी प्रकार अन्य जितनी भी घटनाएं होती हैं उनमें भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल रही होती है। आपने कार में पेट्रोल डाला, पेट्रोल से कार चलने लगी, तो जो रासायनिक ऊर्जा पेट्रोल में है वो किस में बदल रही है? गतिज ऊर्जा में बदल रही है।
किस प्रक्रिया में? कार के चलने की प्रक्रिया में। हम भोजन करते हैं, भोजन में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। और भोजन करने के बाद हमें ऊर्जा जो प्राप्त होती है, आप पढ़ते थे ना, छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे कि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन में जो ऊर्जा विद्यमान है वो रासायनिक ऊर्जा है। उसके बाद हम दौड़ रहे हैं तो हम किस में बदल रहे हैं? उसको गतिज ऊर्जा में बदल रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो किस में बदल रहे हैं? ध्वनि ऊर्जा में बदल रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम समझ सकते हैं कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। इस प्रक्रिया को ही ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। और जितनी भी घटनाएं प्रकृति में होती हैं उनमें ऊर्जा का रूपांतरण ही होता है। ऊर्जा कहीं से न तो पैदा की जाती है और न ही नष्ट की जाती है। इस बात को, जो बात मैंने ये कही कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न करते हैं न नष्ट करते हैं, केवल क्या होता है? इसका रूपांतरण होता है। इस बात को बोलते हैं, या इस सिद्धांत को बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ये जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ये नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं? केवल रूपांतरित कर सकते हैं। ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। केवल इसका क्या होता है? रूपांतरण होता है। और ऊर्जा रूपांतरण की प्रक्रिया में जो कोई निकाय है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिसकी ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है, उसकी संपूर्ण ऊर्जा कुल मिला के क्या रहती है? नियत रहती है। तो इस नियम को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसका विनाश हो सकता है। इसे हम क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऊर्जा जो है, ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं? रूपांतरण कर सकते हैं। एक रूप से दूसरे रूप में इसे बदलते हैं। यही क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्य करने की दर की। कार्य करने की दर, जिसे हम कहते हैं सामर्थ्य या शक्ति। तो कार्य करने की दर, आप देखते हैं कि विभिन्न वस्तुएं होती हैं। कोई वस्तु तो क्या है, या कोई भी व्यक्ति है, वो कम समय में अधिक कार्य कर सकता है और कोई अधिक समय में भी कम कार्य करता है। तो इसे नापने के लिए हम कहेंगे, इस उसके आधार पर हम कहते हैं ये ज्यादा शक्तिशाली है और ये कम शक्तिशाली है। तो वो जो शक्ति है वो कार्य करने की दर को ही कहते हैं। शक्ति की जो परिभाषा है वो परिभाषा यही है, क्या है? कि किसी वस्तु के कार्य करने की दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं।
तो इसे हम आसानी से समझ सकते हैं कि शक्ति या सामर्थ्य क्या हुआ, कार्य करने की दर है, यानी समय के सापेक्ष कार्य बटे समय, यानी इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। W इसका मात्रक होता है, इसका प्रतीक P होता है, P से हम इसे प्रदर्शित करते हैं, P फॉर पावर, पावर यानी W अपॉन T, P इज इक्वल टू W अपॉन T, यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो ये शक्ति का सामान्य सूत्र है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि शक्ति का मात्रक क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके और क्या मात्रक हो सकते हैं। तो हमने आज देखा कि विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं कौन कौन सी थी, उन ऊर्जाओं में किस प्रकार से परिवर्तन करके उन्हें एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, और किस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का नियम कार्य करता है, या ऊर्जा संरक्षण के नियम का सिद्धांत क्या है, और कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, तो वो शक्ति क्या है। इन सब का आप रिवीजन करेंगे। इसके बाद की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद।